गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, क्रिया, वाच्य एवं काल। तो उसमें हमने क्रिया को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाच्य कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की। यानी कि क्रिया का वो रूप होता है, उसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें क्रिया में कर्ता प्रधान है या इसमें कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, वाच्य कहलाता है। यानी कि कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है या इसमें भाव प्रधान है, जिसकी प्रधानता का पता चलता है जिस क्रिया से, वही वाच्य कहलाता है। जैसे नमिता खाना पकाती है। इस वाक्य में सभी क्रियाएं अपने कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग की गई। यहाँ कर्ता नमिता स्त्रीलिंग है तो क्रिया पकाती है स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग की गई है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले कृत्यवाच्य, जिन वाच्यों में क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध होता है, कर्ता प्रधान होता है, साथ ही कर्ता के अनुसार ही क्रिया में लिंग या वचन का निर्धारण होता है। जैसे स्नेहा पत्र लिखती है। इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है। वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया लिखती है भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग की गई है। तो कृत्यवाच्य होता है, उसमें क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है, कर्ता से सीधा संबंध होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। और दूसरा आता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य होता है, उसमें कर्म क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो उसमें कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य, इन वाक्यों में क्रिया का कर्म से सीधा संबंध होता है, कर्म प्रधान होता है, साथ ही कर्म के अनुसार ही क्रिया में लिंग और वचन का निर्धारण होता है। जैसे विशाखा ने गीत सुनाया, इस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई है तो यहाँ क्रमवाच्य है। तो कृत्यवाच्य होता है, उसमें तो क्रिया का संबंध होता है वो कर्ता से होता है, और क्रमवाच्य होता है उसमें क्रिया का सीधा संबंध होता है वो कर्म से होता है और इसमें कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य, इन वाच्यों में भाववाच्य की क्रिया पर कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी भाव होता है इसमें ना तो कर्ता का ना कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सदैव पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष में रहता है। और भाववाचक वाच्य जो होता है यह हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होता है या अन्य पुरुष में रहता है। जैसे अंधेरे में पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में पढ़ा क्रिया भाव वाच्य की क्रिया है, इससे स्पष्ट है। कृत्य प्रधान वाच्य की क्रिया कृत्यवाच्य में होती है, क्रम प्रधान वाच्य में क्रिया क्रमवाच्य में होती है, भाव प्रधान वाक्य की क्रिया भाववाच्य में होती है। इसमें यह भी स्पष्ट है, कृत्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो जो पहला कृत्यवाच्य होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाएं होती हैं, और क्रमवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसका प्रयोग होता है। तो यह है वाच्य। तो इसमें आपको वाच्य की परिभाषा, वाच्य के जो भेद हैं तीनों भेदों की परिभाषा आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है काल। काल किसे कहते हैं, समय को काल कहते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, हिमांशु खेल रहा है, सिमता लिख रही थी, वे सब सिनेमा देखने जाएंगी। तो इसमें हिमांशु खेल रहा है वो तो अभी वर्तमान में हो रहा है, सिमता लिख रही थी वो भूतकाल में लिख चुकी है, वे सब सिनेमा देखने जाएंगे तो वो भविष्य काल में जाएंगे, अभी गए नहीं है। पहले वाक्य में इसी समय अर्थात वर्तमान काल में कार्य होने का बोध हो रहा है, दूसरे वाक्य में बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो रहा है, तीसरे वाक्य में कार्य के आने वाले समय भविष्य काल में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। इन अलग अलग समय में होने वाली क्रियाओं को ही
काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है वर्तमान काल। सबसे पहला वर्तमान काल, वर्तमान काल वो होता है जो अभी हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है ये वर्तमान काल होता है। उदाहरण इसके, रमन बाजार जा रहा है, सुशील पढ़ता है, विवेक घर में है, लड़के बात कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में कार्य का वर्तमान समय में ही होने का बोध हो रहा है तो ये क्रियाएं वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 भेद वर्तमान काल के होते हैं। तो सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है। वह लिखता है राधा नाथ ने सामान्य, सामान्य रूप का पता चलता है। नेक्स्ट आता है तात्कालिक। इस काल के वाक्यों में क्रिया के उसी समय में होने का बोध होता है। जैसे आयुष नाच रहा है, अक्षत पढ़ता है, उसी समय। नेक्स्ट आता है पूर्ण वर्तमान काल। इस काल के वाक्य में ये ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। तुमने ये पुस्तक पढ़ ली, दक्ष ने वह मिठाई खा ली। संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने का अनुमान लगाया जाता है। जैसे दादी जी कहानी सुना रही होंगी, राजीव खेल रहा होगा। संभाव्य वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती है। संदिग्ध में तो वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाता है और संभाव्य में संभावना होती है। शायद वह आज दिल्ली जाए, संभवतः आज वर्षा हो। नेक्स्ट आता है भूतकाल। भूतकाल होता है जो बीते हुए समय का बोध होता है। इस काल के वाक्यों से क्रिया के बीते समय में पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे वह आया, सोहन ने पत्र पढ़ा। भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। इस काल के वाक्यों से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। दक्ष ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, निशा ने रंगोली बनाई। आसन भूतकाल। इस काल के वाक्यों में कार्य का निकट बीते हुए समय में संपन्न होना पाया जाता है। जैसे उसने पत्र लिखा, विवेक ने अपना पाठ याद कर लिया। नेक्स्ट आता है पूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों में ये बोध होता है कि कार्य संपन्न हुए काफी समय बीत गया है। अध्यापक जी जा चुके थे, सुनीता ने खाना बनाया था। अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि वह कार्य जो आरंभ किया था अभी भी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। से रजत पत्र लिख रहा था, विनीता बात कर रही थी। नेक्स्ट आता है संदिग्ध भूतकाल। इस काल के वाक्यों में निश्चित पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है या नहीं। अमित ने गाना सुनाया होगा, बारिश हो गई होगी, सभी लोग खा चुके होंगे। नेक्स्ट आता है हेतु मत भूतकाल। इस काल के वाक्यों में यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में होती पर किसी कारण नहीं हो पाई। यदि वह न बुलाता तो मैं कभी न जाता, यदि गाड़ी आ जाती तो हम समय से पहुंच जाते। तो ये भूतकाल हो गया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट आता है भविष्यत काल। भविष्य काल होता है जो आने वाले समय में होने का बोध होता है। क्रिया के इस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, वह भविष्यत काल होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, वह कल चित्र बनाएगा, राहुल मैच खेलने विदेश जाएगा। तो यानी आने वाले समय में जो करेंगे वो भविष्य काल होता है। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल।
सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, जैसे अगले वर्ष मैं 7वीं कक्षा की परीक्षा दूंगा, सविता पत्र लिखेगी। तो ये आने वाले समय में जो होने का बोध होता है वो सामान्य भविष्यकाल होता है। नेक्स्ट आता है संभाव्य भविष्यकाल, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए वह संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे हो सकता है आज सभी मेहमान आ जाएं, संभवतः आज का मैच भारत जीत जाए। तो इसमें क्या संभावना होती है और इसमें सामान्य रूप से होने का बोध होता है। तो ये हमारे काल थे, हमने अभी पढ़े वाच्य और काल। वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद आपको पढ़ने हैं और काल की परिभाषा और काल के भेद हैं ये आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।